आज हम भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने सिर्फ बाजार को ही नहीं हिलाया बल्कि कंपनियों के चलने के तौर तरीकों पे मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जी, सत्यम कंप्यूटर घोटाला। हाँ, सत्यम कंप्यूटर्स। एक जमाना था जब ये भारत की शायद चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी, दुनिया भर में क्लाइंट्स थे। बिल्कुल। और इसके चेयरमैन बी रामलिंगा राजू, उनको तो एक विजनरी लीडर माना जाता था। सही। लेकिन फिर आई वो तारीख 7 जनवरी 2009, जब सब कुछ बदल गया। हाँ, जब राजू ने खुद ही एक ऐसा कबूलनामा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सन्न रह गए थे सब। तो आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ये घोटाला आखिर हुआ कैसे, इसके पीछे क्या था, असर क्या पड़ा और सबसे जरूरी इससे सबक क्या मिला। जी, हमारे पास कई रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये जो राजू का कबूलनामा था वो क्या, मतलब उन्होंने साफ साफ क्या माना? देखिए, उन्होंने माना कि कई सालों से, मतलब लंबे समय से, कंपनी के जो खाते थे, जो अकाउंट्स थे, वो जाली थे, उनमें हेरफेर किया गया था। जाली खाते? हाँ, जो मुनाफा बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा था वो असल में था ही नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, सितंबर 2008 तक कंपनी के खाते में जो 5,040 करोड़ रुपए कैश और बैंक बैलेंस दिखाया गया था, 5,000 करोड़ से ज्यादा? जी, वो पैसा था ही नहीं। पूरी तरह फर्जी आंकड़ा था वो। बाप रे। सोचिए, उस जमाने में इतनी बड़ी रकम। और इसके अलावा कंपनी की देनदारियों को, मतलब लायबिलिटीज को, करीब 1230 करोड़ रुपए कम दिखाया गया था। और जो पैसा बाजार से लेना था, यानी डेटर्स, वो 490 करोड़ रुपए ज्यादा दिखाया गया था। ये तो मतलब पूरी की पूरी बैलेंस शीट ही झूठी थी एक तरह से। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मकड़जाल था ये। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ होगा? मतलब कोई तो वजह रही होगी, क्या ये एकदम से हुआ? नहीं, राजू ने खुद बाद में इसे बाघ की सवारी जैसा बताया। बाघ की सवारी? हाँ, मतलब कि शायद शुरुआत एक छोटे से गैप को, एक छोटे अंतर को छिपाने से हुई होगी। फिर उस छूट को छुपाने के लिए एक और बड़ा झूठ बोला गया और फिर वो सिलसिला बढ़ता ही गया और वो काबू से बाहर हो गया। बिल्कुल, जैसे वो बाघ पर सवार तो हो गए पर उतर नहीं सकते थे। तरीकों की बात करें तो फर्जी सेल्स इनवॉइस बनाए गए। कितने? करीब 7,500 से ज्यादा। 7,500? जी। जाली बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ। ऐसी ब्याज से कमाई दिखाई गई जो कभी हुई नहीं। और हद तो ये थी कि करीब 13,000 भूत कर्मचारी। भूत कर्मचारी? मतलब ऐसे कर्मचारी जो असल में थे ही नहीं, सिर्फ कागजों पर थे। उनके नाम पर सैलरी निकाली जाती थी और वो पैसा मैनेजमेंट हड़प लेता था। 13,000? ये तो अविश्वसनीय है। अच्छा, अगर ये इतने सालों से चल रहा था जी, तो ये राज खुला कैसे? मतलब अचानक क्या हुआ कि ये सब सामने आ गया? देखिए, दिसंबर 2008 में राजू ने शायद एक आखिरी कोशिश की इस जाल से निकलने की, या यूं कहें कि फर्जीवाड़े को ढकने की। हाँ। उन्होंने सत्यम के पैसों से अपने परिवार की ही 2 कंपनियां थीं, मायतास प्रॉपर्टीज और मायतास इंफ्रा। मायतास, सत्यम का उल्टा। हाँ, बिल्कुल, सत्यम का उल्टा मायतास। तो इन कंपनियों को खरीदने का ऐलान किया। शायद इरादा ये था कि जो कैश सिर्फ कागजों पर था उसे असली प्रॉपर्टी में बदल दिया जाए। अच्छा, ये कोशिश थी? जी, लेकिन निवेशकों ने, शेयर होल्डर्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया। बहुत हंगामा हुआ और उस दबाव में ये डील रद्द करनी पड़ी। इसके बाद शायद राजू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय सच कबूल करने के। और शायद वर्ल्ड बैंक वाली बात ने भी मुश्किल बढ़ा दी थी। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। कुछ ही समय पहले वर्ल्ड बैंक ने सत्यम पर डेटा चोरी और घूस देने के आरोपों में 8 साल का बैन लगा दिया था। उससे भी शक काफी बढ़ गया था। तो फिर जब ये सब सामने आया तो असर क्या हुआ? जाहिर है बहुत बुरा हुआ होगा। बहुत बुरा, विनाशकारी कह सकते हैं। सत्यम का शेयर एक ही दिन में 77% गिर गया। 77%? जी, निवेशकों के अरबों रुपए स्वाहा हो गए। और सोचिए, कंपनी में उस वक्त 50,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। हाँ, उनके भविष्य का क्या हुआ होगा? बिल्कुल, उनका भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो कॉर्पोरेट इमेज थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। भरोसा, वो चीज टूट गई थी। ये वाकई एक भूचाल जैसा था। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ऑडिटर्स का। PwC, PricewaterhouseCoopers, इतनी बड़ी फर्म ऑडिटर थी। जी, बिग 4 में से एक। हाँ, तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं देखा? ये सब उनकी नजर से कैसे चूक गया? ये बहुत अहम सवाल था। और जांच में यही बात सामने आई कि ऑडिटर्स ने अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें ठीक से नहीं निभाया। जैसे कि? सबसे बड़ी गलती ये मानी गई कि उन्होंने बैंक से सीधे कंफर्म करने के बजाय कि कितना कैश बैलेंस है, मैनेजमेंट ने जो फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिए उन्हीं पर भरोसा कर लिया। अरे, ये तो बेसिक ऑडिट प्रोसीजर होता है। बिल्कुल।
और पीडब्ल्यूसी जैसी फर्म से ऐसी चूक होना बहुत गंभीर माना गया। इसी लापरवाही की वजह से बाद में पीडब्ल्यूसी पर भारत में सेबी ने और अमेरिका में एसईसी दोनों रेगुलेटर्स ने भारी जुर्माना लगाया और कुछ समय के लिए नए ऑडिट लेने पर पाबंदी भी लगाई। तो मतलब ऑडिटर्स की नाकामी भी एक बड़ा हिस्सा थी इस कहानी का। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब कंपनी इस हाल में थी, निवेशक परेशान थे, कर्मचारी डरे हुए थे, तब इसे संभाला कैसे गया? सरकार ने क्या किया? देखिए, यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत तेजी दिखाई और समझदारी भी। फौरन जो मौजूदा बोर्ड था उसे भंग कर दिया गया। अच्छा। और एक नया स्वतंत्र बोर्ड बनाया गया जिसमें दीपक पारेख, किरण कार्निक, सी अच्युतन जैसे बहुत अनुभवी और सम्मानित लोगों को शामिल किया गया। स्वतंत्र निदेशक यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जी, जिनका कंपनी के रोजमर्रा के मैनेजमेंट से सीधा लेना देना नहीं होता और वो शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हैं। इस नए बोर्ड का पहला काम था कंपनी को किसी तरह चलाना, ग्राहकों का और कर्मचारियों का भरोसा वापस जीतना। ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बहुत मुश्किल, लेकिन उन्होंने किया। और फिर टेक महिंद्रा ने इसे खरीद लिया। ये कैसे हुआ? हाँ, सरकार ने फिर एक खुली, पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया आयोजित की। कोई छुपा हुआ सौदा नहीं। ठीक है। और अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने सबसे ऊंची बोली लगाकर सत्यम का अधिग्रहण कर लिया। इस पूरे बचाव अभियान को एक नाम भी दिया गया था, ऑपरेशन स्प्रिंग बैक। ऑपरेशन स्प्रिंग बैक। जी, टेक महिंद्रा ने न सिर्फ कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि धीरे धीरे उसे वापस पटरी पर भी ले आए। और फिर 2013 में सत्यम का पूरी तरह टेक महिंद्रा में विलय हो गया। मतलब सत्यम नाम इतिहास बन गया। तो अंत में अगर हम देखें तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रकरण से क्या सबक मिलते हैं कॉर्पोरेट जगत के लिए, हमारे लिए? सबसे बड़ा सबक तो शायद वही है, नैतिकता और पारदर्शिता, एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी। राजू की वो बाग की सवारी वाली बात यही दिखाती है कि एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी बेईमानी भी कैसे बढ़कर सब कुछ तबाह कर सकती है। सफलता अगर बिना ईमानदारी के है तो वो टिक नहीं सकती। सही बात है। दूसरा बड़ा सबक है ऑडिटर्स और स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका। उनकी जिम्मेदारी कितनी अहम है। उनका काम सिर्फ मैनेजमेंट की हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, बल्कि सवाल पूछना है, चुनौती देना है। बिल्कुल, निगरानी रखना। जी, और इस घोटाले का एक नतीजा ये भी हुआ कि भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को काफी सुधारा गया। जैसे 2013 में नया कंपनी कानून आया। हाँ, कंपनीज एक्ट 2013। जी, उसमें ऑडिटर्स की, बोर्ड की जवाबदेही को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स जैसी चीजें आई। तो सत्यम घोटाला एक तरह से एक वेकअप कॉल था। बिल्कुल, भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी ये। इसने सिस्टम की जो कमियां थी उनको उजागर किया, लेकिन हाँ, इसने ये भी दिखाया कि संकट से उभरने और जरूरी सुधार लाने की क्षमता भी हमारे सिस्टम में है। ये बात भी सही है, रिकवरी काफी तेजी से हुई। जी, पर ये एक कड़वी याद दिलाता है कि साख यानी रेप्यूटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में बस एक पल। बिल्कुल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, एआई है, ब्लॉकचेन है, जो ज्यादा पारदर्शिता का दावा करते हैं। नियम भी पहले से ज्यादा सख्त हैं। तो क्या आपको लगता है कि सत्यम जैसा घोटाला आज फिर से हो सकता है, या अब हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि ऐसी धोखाधड़ी को शुरुआत में ही पकड़ लेगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।